गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे सेल या फिर कोशिका, उसके कोशिकाओं के बारे में या फिर सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया था, ठीक है, और कोशिका झिल्ली के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो केंद्रक है वो कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या फिर कोशिकांग होता है, ठीक है। और कोशिका की जो भी क्रियाएं होती है या कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक, ठीक है। अब जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? दोनों प्रकार की कोशिकाओं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो इतना ज्यादा मतलब विकसित नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें क्या है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और उनमें जो केंद्रक पाया जाता है उसके चारों ओर क्या है? केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है। तो लगभग मतलब जितनी भी है उसमें से कुछ को छोड़कर लगभग जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। फिर वो चाहे किसी जंतु की कोशिका हो या पादप की कोशिकाएं, या फिर जो छोटे कीट होते हैं, जीवाणु वगैरह, ठीक है, या फिर कवक, उनकी भी जो कोशिकाएं हैं उनमें भी क्या है? केंद्रक पाया जाता है। तो देखो, केंद्रक होता क्या है? केंद्रक होता है सूक्ष्म महीन धागे समान संरचनाओं युक्त एक संरचना जो कि गुणसूत्र कहलाती है। तो जो केंद्रक होता है वैसे तो वो मतलब गोलाकार संरचना होती है ज्यादातर कोशिकाओं में, लेकिन उसके अंदर क्या है? सूक्ष्म और बहुत ही महीन धागे समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। और जो गुणसूत्र है उनपे ही क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जीन्स क्या होते हैं? किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई होते हैं, मतलब कि जो भी उस जीव में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं उस जीव से उसकी संतानों में उन लक्षणों को कौन पहुंचाता है? वही जीन्स, जो कि गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब कि जो केंद्रक है उसको ग्रीक भाषा में हम क्या बोलते हैं? कैरियोन, ठीक है। केंद्रक को ग्रीक भाषा में बोलते हैं कैरियोन। और केंद्रकों के अध्ययन को या फिर विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर केंद्रकों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? कैरियोलॉजी। ग्रीक भाषा में केंद्रक को बोलेंगे कैरियोन और केंद्रकों के अध्ययन को बोलेंगे कैरियोलॉजी, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद में हम इतिहास पढ़ते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या था? जब 17वीं शताब्दी थी, तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ? जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया? केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया, किसमें? मछली की आरबीसी में, ठीक है। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया मछली की आरबीसी में, ठीक है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, फोंटाना। तो उन्होंने क्या किया? इल मछली की तवक कोशिकाओं में केंद्रक को देखा, ठीक है। और फिर वैज्ञानिक आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ऑर्किड की जड़ की कोशिकाओं में, ऑर्किड क्या होता है? एक पादप होता है, तो उसकी जो जड़ है उस जड़ की कोशिकाओं में इन्होंने केंद्रक को देखा। अब देखो कि केंद्रक की खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। ऐसा क्यों? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन से पहले भी क्या है? दो वैज्ञानिकों ने केंद्रक को देखा, लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने ही क्या किया? उन्होंने ही ये बताया कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, या फिर कोशिका के अंग के रूप में केंद्रक को किसने दर्शाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसीलिए केंद्रक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है। ये हो गया केंद्रक का इतिहास। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद में स्थिति कि कोशिका में केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है। तो देखो, स्थिति में जो ज्यादातर शेल्स होती है उन ज्यादातर शेल्स में क्या है कि जो केंद्रक है वो बीच में पाया जाता है, ठीक है। उस कोशिका है एक, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य, और उस कोशिका द्रव्य के बीच में एक अंगक पाया जाता है, वो जो कि क्या होता है? केंद्रक। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो केंद्रक की स्थिति है वो ज्यादातर कोशिकाओं में क्या है? केंद्र में ही रहता है, वो बीच में। उसके बाद कुछ और कोशिकाएं आती है, जैसे कि वसीय उत्तक आते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो वयस्क पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या है? केंद्रक परिधि के पास पाया जाता है, मतलब कि
जो कोशिका होगी उस कोशिका झिल्ली के पास पाया जाएगा केंद्रक। ठीक है, किसमें? वसीय ऊतकों में और वयस्क पादप कोशिकाओं में। उसके बाद में जो कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं तो उनमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है? उसके आधारीय भाग पर, मतलब कि ये मतलब मान लो कोई कोशिका होगी, ठीक है, और ये इसके बाहर हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो देखो जो ज्यादातर कोशिकाएं होगी उनमें केंद्रक कहाँ है? यहाँ पे बीच में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वसीय ऊतक है और जो वयस्क प्लांट है या फिर वयस्क पादप कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक परिधि की तरफ, मतलब इस वाली साइड या फिर इस वाली साइड, मतलब परिधि की साइड पाया जाएगा और वो परिधि में किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रंथिल कोशिकाएं आती है उनमें क्या है? केंद्रक आधारीय भाग में पाया जाता है। तो ये कोशिका है, उसका आधारीय भाग जो नीचे का पार्ट होगा तो यहाँ पे क्या है? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिकाओं में बीच में, वसीय ऊतकों में और जो वयस्क पादप कोशिकाएं होती है उनमें क्या है? परिधि के आसपास पाया जाएगा। और जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है उनमें क्या है? कोशिका के आधार भाग में या फिर कोशिका के नीचे की तरफ पाया जाएगा केंद्रक। ठीक है, ये होगी केंद्रक की स्थिति की। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में आती है संख्या। ठीक है, तो कि एक कोशिका में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो देखो जितनी भी ज्यादातर कोशिकाएं होंगी उन सब में केंद्रक संख्या में एक ही पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है और ऐसी कोशिकाओं को हम बोलेंगे एक केंद्र की। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को बोलेंगे एक केंद्र की, जिनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है और वही केंद्रक क्या है? उस कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। उसके बाद में कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनमें क्या है? दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम बोलेंगे द्विकेंद्र की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, जो पैरामीशियम है वो जब हमने नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े थे ना पिछली बुक में, याद है? तो नॉन कोऑर्डिनेटा का जो पहला फाइलम था प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये जो पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ संघ का ही एक सदस्य है और इसमें क्या है? दो केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम द्विकेंद्र की भी बोलते हैं। या ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या है? दो केंद्रक पाए जाए उनको हम द्विकेंद्र की कोशिका बोलते हैं। अब देखो जो पैरामीशियम है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो जो एक केंद्रक होता है वो बड़ा होता है और दूसरा केंद्रक होता है छोटा। तो जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम बोलेंगे दीर्घ केंद्रक और जो छोटा केंद्रक होगा उसको बोलेंगे लघु केंद्रक। ठीक है, अब जो बड़ा केंद्रक होगा, जो दीर्घ केंद्रक है, वो क्या करेगा? जितनी भी पैरामीशियम की कायिक कोशिकाएं हैं या जितनी भी उसकी कायिक संरचनाएं हैं उनके निर्माण में वो भाग लेगा। ठीक है, या फिर जितने भी कार्य हैं उनमें जो इतने भी कायिक कार्य है, ठीक है, जैसे कि उसकी संरचना हो गई और जैसे उसका पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र वगैरह हो गया, तो उन सब क्रियाओं को कौन करेगा? वो लघु केंद्रक, इसीलिए इसको हम कायिक केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो छोटा वाला केंद्रक होगा वो क्या करेगा? उसके जनन क्रिया को नियंत्रित करेगा, इसीलिए जो छोटा केंद्रक है उसको लघु केंद्रक या फिर जनन केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें दो केंद्रक पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? द्विकेंद्रक की, और उसका उदाहरण क्या होगा? पैरामीशियम जीव। ये तो मतलब पैरामीशियम भी क्या है? एक कोश के जीव ही होता है। ठीक है, तो ये भी, इसीलिए इसको हम द्विकेंद्र की कोशिका भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक ही कोशिका होती है और इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विकेंद्र की कोशिका। उसके बाद में कुछ यकृत और जो उपास्थि की कोशिकाएं होती है, मतलब कि जो मनुष्य का यकृत है या फिर जो बाकी जीवों का यकृत है या फिर उनकी जो उपास्थियां हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाओं में भी क्या है? संख्या में दो केंद्रक पाए जाते हैं यकृत और उपास्थि कोशिकाओं में, इसलिए इन कोशिकाओं को भी हम क्या बोलेंगे? द्विकेंद्र की कोशिकाएं। ठीक है, एक केंद्र की, द्विकेंद्र की। उसके बाद आता है बहुकेंद्र की, मतलब कि ऐसी कोशिका जिसमें कि बहुत सारे केंद्रक आपस में या फिर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे इसी प्रकार चलते रहते हैं। ठीक है, तो बहुकेंद्र की कोशिकाएं वो होगी जिसमें दो से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे। तो देखो बहुकेंद्र की कोशिकाएं होती कौन कौन सी है? सबसे पहले रेखित पेशी कोशिकाएं, जो हमारी मसल सेल्स होती है उसके अंदर भी जो रेखित पेशी कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या है? बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद जो एस्केरिस जीव है, एस्केरिस कौन से संघ का जीव है? एस्के हेलमनथीस का। ठीक है, जो हमने नॉन कोऑर्डिनेटा संघ के अंदर जब नॉन कोऑर्डिनेटा के संघ पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था ना, और एस्केरिस का हमने पूरा
इसका जनन तंत्र, पाचन तंत्र सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो देखो एस्केरिस की जो उपकला कोशिकाएं होती है, मतलब कि एस्केरिस की जो त्वचा की कोशिकाएं होगी, उनमें भी क्या है बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे, वो भी क्या है बहुकेंद्र की कोशिकाएं होंगी। उसके बाद में कुछ जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें भी क्या है 2 से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए वो भी क्या हो गई बहुकेंद्र की कोशिकाएं। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि जो हमारी अस्थि मज्जा होती है या फिर जो हमारा बोन मैरो होता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या है 100 केंद्र की केंद्रिकाएं पाई जाती है। तो देखो केंद्रिकाएं क्या होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक और गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। तो जो हमारी अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं या जो हमारी बोन मैरो की कोशिकाएं हैं उनमें क्या है 100 केंद्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इन केंद्रिकाओं की क्या है जो सीमाएं होती है या फिर जो झिल्लियां होती है वो निश्चित नहीं होती है, इसीलिए देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे केंद्रक उस कोशिका में पाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अस्थि मज्जा की कोशिका में क्या है 100 तक केंद्रिकाएं पाई जाती है, ना कि केंद्रक। और ऐसा क्यों लगता है कि केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि जो केंद्रिकाएं होती है उनकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है निश्चित नहीं होती है। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये देखो ये हो गई कोई भी कोशिका, ठीक है, इसके अंदर ये हो गया केंद्रक और ये हो गया क्रोमेटिन पदार्थ या फिर गुणसूत्र, ठीक है, जो कि धागे के समान पाया जाता है। अब यहाँ पे पाई जाएगी एक केंद्रिका। ठीक है, अब जो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं उनमें क्या है केंद्रिकाएं 100 केंद्रिकाएं पाई जाती है, लेकिन इनकी क्या है सीमाएं निश्चित नहीं होती, मतलब कि ये सीमाएं नहीं बनाती है। तो ये देखो ऐसे करके इसमें बहुत सारी केंद्रिकाएं या फिर 100 तक केंद्रिकाएं पाई जाती है इस प्रकार। तो इनकी जो केंद्रिकाएं पाई जाती है इनकी क्या है कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। तो जब बाहर से हम इस संरचना को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केंद्रक प्रेजेंट ना होकर क्या है बहुत सारी केंद्रिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो जो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं उनको भी हम क्या कह सकते हैं कि वो भी एक टाइप की बहुकेंद्र की कोशिकाएं हैं। अब अकेंद्र की कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं ऐसी होती है जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, कोशिका और कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, लेकिन बाकी के जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी वगैरह वो सब पाए जाएंगे। अब अकेंद्र की कोशिकाएं कौन सी होती है, एक तो जो स्तनी होते हैं, मतलब कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है, मतलब कि रेड ब्लड कार्पस या फिर लाल रक्त कणिकाएं, उनमें क्या है केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे कि स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, तो जो हमारी भी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें भी क्या है केंद्रक नहीं पाया जाता, वो अकेंद्र की होती है। अगला है पादपों की छालनी नलिकाएं। तो जो पादपों की छालनी नलिकाएं होती है उनमें भी क्या है केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब कि वो भी क्या है अकेंद्र की होती है। तो केंद्रक की संख्या के आधार पर जो कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक केंद्र की जिसमें केवल और केवल एक केंद्रक पाया जाए कोशिका के अंदर। दूसरा द्विकेंद्र की जिसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाए। बहुकेंद्र की हो गया जिसमें एक कोशिका में 2 से ज्यादा केंद्रक पाए जाए, मतलब कि 3, 4, 5, 6 और आगे कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद में अकेंद्र की वो कोशिका जिसमें कि केंद्रक पाया ही नहीं जाए। ठीक है, तो वो भी अकेंद्र की। उसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रक की आकृति और आमाप। ठीक है, तो केंद्र की आकृति कैसे होती है और उसका आमाप मतलब कि वो कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो जो केंद्रक है उसकी आकृति गोलाकार भी हो सकती है और घनाकार, मतलब कि ऐसे है कि केंद्रक की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अलग अलग कोशिकाओं में इसकी आकृति अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ज्यादातर जो केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है, कुछ कोशिकाओं में ये घनाकार भी पाया जाता है। अब देखो जो कई कोशिकाएं जैसे कि जो बेलनाकार कोशिकाएं हो गई या फिर जो तर्करूपी कोशिकाएं हैं या फिर जो प्रिज्मीय शेल्स होती है उनमें क्या है केंद्रक दीर्घवृत्त के रूप में पाया जाता है, मतलब कि बहुत बड़े वर्त या फिर बहुत बड़े गोले के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में जो चपटी कोशिकाएं हैं या फिर जो सल्की कोशिकाएं हैं उनमें क्या है केंद्रक डिस्क रूपी पाया जाता है इस प्रकार। ठीक है, जो खेलने वाली डिस्क होती है ना, तो उस प्रकार किसमें चपटी और सल्की कोशिकाओं में केंद्रक डिस्क रूपी पाया जाता है। अब देखो कि जो केंद्रक का आकार है और आमाप है वो समानुपाती होता है
कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पर। मतलब कि अगर कोशिका के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होगी तो केंद्रक का आकार और अमाप भी ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कम होगी तो उस कोशिका में जो केंद्रक पाया जाएगा उसका आकार और अमाप भी क्या है, कम होगा, ठीक है। अब जो केंद्रक होता है वो पूरी की पूरी कोशिका का 15 से 25% तक भाग बनाता है, ठीक है। और ये है कि मतलब ये तो हो गया नॉर्मल सेल्स में, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में क्या है, जो केंद्रक है वो कोशिका के भाग का अलग अलग प्रतिशत बनाता है। लेकिन एक नॉर्मल प्रतिशत हो गया कि केंद्रक कोशिका का 15 से 25% भाग बनाता है। उसके बाद में जो सामान्य केंद्रक होता है उसका व्यास कितना होगा, 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। केंद्रक का व्यास कितना हो गया, सामान्य केंद्रक का 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक व्यास। लेकिन जो कुछ अधिक सक्रिय कोशिकाएं होती है, मतलब कि जो हर टाइम सक्रिय रहती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका को हर टाइम सक्रिय रहना पड़ता है। और या फिर जो हमारे अंडाणु हो गए जो कि मादा के अंदर पाए जाते हैं, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होगी और जो अंडाणु कोशिकाएं होगी उनमें क्या है, जो केंद्रक का व्यास होगा वो होगा 25 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, तो ये तो हो गया केंद्रक का आकार अमाप समानुपाती किसके होगा, गुणसूत्रों की संख्या के। और जो केंद्रक का आकार और आकार और अमाप होगा वो असमानुपाती होगा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य से, ठीक है। मतलब कि कोशिका द्रव्य जितना ज्यादा होगा केंद्रक का आकार उतना ही कम होगा, या केंद्रक का अमाप क्या है उतना ही कम होगा, ठीक है। तो आज हमने पूरा का पूरा केंद्रक पढ़ लिया। इसकी संरचना हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।